बच्चों, दिस इज योर लखन भैया एंड वेलकम टू अवर चैनल एक्सेलरेशन क्लासेस। तो आज क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का एक प्यारा सा चैप्टर करने वाले हैं, डेट इज एटम, जिसका लेक्चर 3 होने वाला है। और लेक्चर 2 में बहुत अच्छे व्यूज आए हैं, तो लेक्चर 3 को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमने लेक्चर 3 में बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम को छोड़ दिया था। इस वीडियो के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे आज ही, ठीक है? तो समझते हैं है क्या। आगे चलते हैं। मैं कहता हूँ, देखो मेरे पास एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे जो चार्ज है डेट इज जेड ई के बराबर है, ठीक है? मैं सबसे पहले कुछ लाइन लिखता हूँ। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करो। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन रेडियस आर ऑर्बिट, इन रेडियस आर ऑर्बिट। रेडियस आर के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ना? बात समझ आती है? रेडियस आर के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। आई थिंक मुझे माइक लगा लेना चाहिए। हाँ, तो रेडियस आर के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ना? तो हमने ऐसा कुछ कंसिडर किया, देन इसके बाद हमें एक चीज समझनी है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, जो हमने कंसिडर किया था, उस पे जो चार्ज है वो ई के बराबर है। अब एक चीज समझो, ये इलेक्ट्रॉन जिस शेल में रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस जो है भाई आर है ना? रेडियस तो आर है, बट एक चीज और नोटिस करो, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना? न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है विद द फोर्स ऑफ कूलम फोर्स। अब वो जो फोर्स है, वो फोर्स कौन सा फोर्स होता है? के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये हमारा कूलम फोर्स होता है। बट हमें एक चीज समझनी है कि कोई भी जब इलेक्ट्रॉन किसी शेल में रिवॉल्व करता है विद वेलोसिटी v, तो वो न्यूक्लियस की तरफ जब अट्रैक्ट होता है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है सेंटर की तरफ, और वो सेंटर की तरफ जो फोर्स प्रोवाइड हो रहा है वही कूलम फोर्स के बराबर है। और वो सेंट्रीपिटल जो फोर्स की वैल्यू है वो है एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना? बात समझ आती है? अब इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम आगे चलते हैं और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, है ना? इलेक्ट्रॉन जिस रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं, चलो। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम रेडियस ऑफ द ऑर्बिट निकालने से। हमें क्या करना है? हमें पता है कि हमारा जो कूलम फोर्स है वो बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है हाफ वो एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना? बिल्कुल ठीक बात है। और जो कूलम फोर्स है के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के बराबर होता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से रेडियस को कट कर देते हैं। रेडियस को जब कट करेंगे तो वैल्यू आएगी एम वी स्क्वायर बाय आर, विच इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर, ठीक है? आर तो यहाँ से कट हो गया था, यहाँ से हटा देते हैं आर। और अब इस आर को जब उधर लेके जाएंगे, आर बराबर के जेड ई स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर। तो ठीक है, इक्वेशन 1 आ गई है। अब एक चीज समझनी है, एस हमने एक चीज समझी थी, जो एल होता है वो एन एच बाई टू पाई के बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है? और ये एल जो बराबर होता है वो एम वी आर के बराबर होता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। बिल्कुल ठीक बात है। अब एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, और यहाँ से हमें क्या करना है? वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन एच बाई टू पाई एम आर, है ना? अब हम क्या करते हैं? इस वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो v की वैल्यू है डेट इज एन एच बाई टू पाई एम आर, ठीक है? अब हमें इस वेलोसिटी की इक्वेशन 2 को हमें पुट करना है इक्वेशन 1 में। पुट 2 इन इक्वेशन 1, है ना? तो इक्वेशन 1 क्या होगी हमारी? रेडियस वाली। तो रेडियस बराबर के जेड ई स्क्वायर, नीचे क्या है? एम, और v का स्क्वायर हो रखा है, और v की वैल्यू ये रही हमारे पास। तो v की वैल्यू क्या आई है? एन एच बाई टू पाई एम आर, है ना? बिल्कुल ठीक बात है, इसका स्क्वायर करना। बिल्कुल ठीक बात है। रेडियस की जब वैल्यू फाइंड करेंगे, के जेड ई स्क्वायर बाय एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। मैंने क्या करा? मैंने स्क्वायर को ओपन कर लिया। तो रेडियस की जो फाइनल वैल्यू आएगी डेट इज इक्वल टू, ये ऊपर चले जाएगा, है ना भाई? तो फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय
एम एन स्क्वायर और एच स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बात है। एम के स्क्वायर से एम कैंसल हो जाएगा, है ना। अब इस रेडियस को आगे लिखते हैं, आर बराबर 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर के जेड स्क्वायर, आर स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे आ रही है रेडियस की वैल्यू, और नीचे क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बात है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब आपको इसमें ये समझना है कि आपको सारे कांस्टेंट को बाहर निकालना है। कांस्टेंट क्या क्या है, जैसे 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, एम यानी मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक एक चीज देखो, निकालने से पहले एक काम करते हैं, हम आर को कट कर देते हैं, क्योंकि आर यहाँ पे दो है, यहाँ से एक स्क्वायर से यहाँ एक आर काट दिया। अब इस आर को उधर ले जाएंगे तो ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बात है। सारे कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, आंसर क्या आएगा, एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के और ई स्क्वायर, साइड में क्या बचता है, एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है। ये हमारी आ गई रेडियस की वैल्यू। और अब हमें एक चीज समझनी, जब हम एच की वैल्यू, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 इंटू में 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 34, हाँ 34, ठीक है। देन उसके बाद हमारी जो पाई की वैल्यू रखेंगे हम 22/7, ठीक है। देन उसके बाद मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन रखेंगे 9.1 इंटू में 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, बिल्कुल ठीक बात है। देन इसके बाद के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, 9 इंटू में 10 की पावर 9, है ना। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बराबर है 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19, है ना। तो जब ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद हमें जो आंसर मिलता है डेट इज 0.53 और एन स्क्वायर बाय जेड। ये आ गई हमारी रेडियस का फॉर्मूला। अब नोटिस ये करना है, ये जो फॉर्मूला है 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड, ये जो वैल्यू आई है ये आर्मस्ट्रॉन्ग वाली यूनिट में आई है, मानी मतलब ये आर्मस्ट्रॉन्ग में आई है ना। तो हमें हमें रेडियस का फॉर्मूला मिल गया। आगे चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए। ये कह रहा है फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस क्या होगा। तो हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस बताओ भाई, हाइड्रोजन के लिए नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है ना, 1 1, है ना। और हाइड्रोजन एटम के ये बोल रहा है फर्स्ट ऑर्बिट मतलब पहला शेल, पहले शेल के लिए एन की वैल्यू क्या रहेगी, वो भी 1 रहेगी। समझना ये है, हमें रेडियस निकालना है, तो हाइड्रोजन के लिए रेडियस क्या होगा 0.53 एन स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर यानी 1, ठीक है। आंसर क्या आएगा 0.53। और ये क्या आ गया हमारा, रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। और इसी को हम कहते हैं बोर्स रेडियस, है ना, इसी को हम कहते हैं बोर्स रेडियस। दिस इज ऑल्सो known as Bohr's radius of हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसी को हम कहते हैं बोर्स रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ रेशो, यानी रेशो निकालना है रेडियस का ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो पहले इसने बोला हाइड्रोजन के बारे में, इसके बारे में क्या डिटेल दी, इसने कहा कि इसका सेकंड ऑर्बिट यानी एन की वैल्यू 2 लेनी है, और हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर इसने बोला लिथियम टू द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द लिथियम, लिथियम का इसने बोला है फर्स्ट ऑर्बिट यानी एन की वैल्यू 1, और लिथियम के लिए जो जेड की वैल्यू होती है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम वो 3 होती है ना। बात समझ आती है, एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसने क्या बोला, रेडियस निकालना है, तो मैं कहता हूँ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना आ गया, क्या होता है 0.53 एन स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बाय 1 विच इज इक्वल टू 0.53 इंटू में 4, है ना, बिल्कुल सही बात है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब रेडियस ऑफ लिथियम एटम क्या आएगा,
0.53 इंटू में n स्क्वायर यानी 3 का 1 का स्क्वायर और नीचे क्या है z बचा 3 है ना। अब हमें क्या करना है, दोनों का रेशियो लेना है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ लिथियम एटम। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएगा 0.53 इंटू में 4 मल्टीप्लाई में 3/0.5, क्योंकि नीचे लिथियम का रेडियस रखना है 0.53, 0.53 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 12। ठीक है, तो हमारा जो रेडियस ऑफ लिथियम एटम है वो 12 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। बिल्कुल ठीक बात है, क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, इजीली हो गया है ना। आगे चलते हैं और एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लेट मी गिव सम सेकंड। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के लिए क्या समझना है, कैसे करना है, समझते हैं। देखो मैं इस पे सर्कल बनाना भूल गया, तो मैं एक सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पे। देखो मैंने कहा एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर चार्ज आप लोग जानते हैं Ze के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्लो नहीं, मूव कर रहा है, फ्लो कैसे करेगा, सही बात है, बहेगा कैसे। तो इसका जो रेडियस है आर है ना, बात समझ आती है। अब अगेन वही चीज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो mv² r है ना, किसके बराबर आ जाएगा, kZe²/r²। ठीक है, जैसा अभी पहले किया, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, कूलम फोर्स, किसके बराबर था, सेंट्रीपिटल फोर्स के, है ना। अब एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, पहले क्वेश्चन में क्या किया, रेडियस की वैल्यू निकाली। अब इसमें हमें क्या करना है, mv² के पास छोड़ देना है। लेट मी डू, देखो रेडियस से रेडियस का स्क्वायर कैंसिल, तो mv² बराबर आ जाएगा kZe²/r के। बात समझ आती है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देन इसके बाद एस वी नो, हम जानते हैं, ठीक है, जो mvr होता है वो NH/2 के बराबर होता है। बिल्कुल ठीक बात है, NH/2 के बराबर होता है। अब करना क्या है, यहाँ से रेडियस निकालेंगे, क्योंकि हमें रेडियस की वैल्यू पुट करनी है, रेडियस निकालेंगे NH/2 बिल्कुल ठीक बात है। ये रेडियस की वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर देंगे, है ना। पुट करेंगे कैसे, देखो mv² बराबर kZe²/r, रेडियस की वैल्यू पुट करनी है NH/2πmv। ठीक है, एक काम करते हैं, एक स्टेप आगे ले जाते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं mv² बराबर kZe², और ये 2πmv ऊपर जाएगा, 2πmv डिवाइडेड बाय NH, है ना। बात समझ आती है। अब देखो मास से मास कैंसिल हो गया, वेलोसिटी के स्क्वायर से एक वेलोसिटी कैंसिल होगी, तो वेलोसिटी हमारी क्या आ गई है, kZe²/2πNH। बिल्कुल ठीक बात है। अब एक काम करते हैं, kZe²/2πNH को आगे लेके चलते हैं, तो वेलोसिटी आई है kZe²NH, kZe²2π, kZe²2π 2π/NH, है ना। बिल्कुल ठीक बात है। एक काम करते हैं, कांस्टेंट को अगेन अलग कर लेते हैं, ke²2π डिवाइडेड बाय h, बिल्कुल ठीक बात है, के, ठीक है। अब एक चीज समझते हैं, होता क्या है, यहाँ पे जो z है इसको यहाँ लिख दिया, और ये n है, नंबर ऑफ शेल, ये साइड में लिख दिया। अब हमें क्या करना है, c से डिवाइड, c से मल्टीप्लाई करना है। c से डिवाइड, c से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि स्पीड ऑफ द लाइट होती है। अब एक चीज समझनी है, ये जो वैल्यू है इसको हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चरल कांस्टेंट, है ना। इसको क्या कहते हैं, फाइन स्ट्रक्चरल कांस्टेंट, जिसको हम अल्फा से दिखाते हैं, और अल्फा की वैल्यू होती है 1/137। बिल्कुल ठीक बात है। सो हमारी वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया है वो क्या आया, अल्फा सी Z/n, ये आ गया हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। बिल्कुल ठीक बात है, अल्फा सी Z/n
तो अगेन इसमें सेम केस फॉलो होगा अल्फा से जेड बाई एन के अंदर, और हाइड्रोजन एटम के लिए तो डिसाइड कर लेते हैं। हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1, फर्स्ट ऑर्बिट बोल रहा है तो n इक्वल टू 1, तो वेलोसिटी क्या आएगी अल्फा सी जेड बाई एन, यही होता है ना फॉर्मूला, देख लो अल्फा सी जेड बाई एन। हमें वैल्यू पुट करनी है अल्फा सी, जेड की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1, तो वेलोसिटी आ गई अल्फा सी फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, एंड एक और वेलोसिटी क्या आ सकती है, अल्फा की वैल्यू पुट कर दे तो c बाय 137, ये हो जाएगा। तो ये दूसरी वेलोसिटी है, दोनों वैलिड है, ऐसा कुछ नहीं है, पेपर में लिख सकते हैं। देन आगे चलते हैं, इनके ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ में क्या होगा देखो मैं आपको समझाता हूँ। दो ग्राफ खींचने हैं, वेलोसिटी वर्सेस नंबर ऑफ शेल्स। वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी का नहीं खींचना, इसमें दूसरा है रेडियस, है ना, तो रेडियस वर्सेस नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। तो अभी हमने क्या देखा, वेलोसिटी बराबर है अल्फा सी जेड बाय एन के, है ना, तो इससे क्या समझ आता है, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। बिल्कुल ठीक बात है, तो ग्राफ बनेगा ऐसा, है ना, बिल्कुल ठीक बात है। और रेडियस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के, जैसा कि अभी हमने देखा। रेडियस क्या है भाई, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, है ना। तो आगे चलते हैं और रेडियस का ग्राफ खींचते हैं। जब एन स्क्वायर आएगा तो रेडियस का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा आपको, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये दोनों ग्राफ्स हमें समझ आ गए, सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट थे, कर सकते हैं आप, है ना। आगे चलते हैं, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझते हैं, है ना। अब देखो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के लिए भी सेम कंडीशन लगाएंगे कि भाई जो एम वी स्क्वायर बाय आर है वो किसके बराबर है, के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बात है। अगेन आर से आर कैंसिल कर देंगे तो एम वी स्क्वायर बाय के जेड ई स्क्वायर हमारे पास आर आ जाएगा, है ना, बिल्कुल ठीक बात है। एक काम करते हैं, 1 मान लेते हैं एस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगी मुझे बता दो, वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगी। अब हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी में ये जो एम वी स्क्वायर की वैल्यू है ये रही, इसको पुट कर देंगे तो क्या आएगा, के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। तो ये क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते एक चीज समझते, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मेरी बात देखो, इस पे जेड ई चार्ज होगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मैं समझा देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है के Q1 Q2 बाय आर, है ना, यही फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, चार्ज 1 चार्ज 2, तो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज 2 न्यूक्लियस है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इनके लिए क्या बनेगी, के जेड ई स्क्वायर बाय आर, है ना, यही बनेगी पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आ गई के जेड ई स्क्वायर बाय आर, बट माइनस लगाना है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए माइनस के निशान से हमें शो करना है, ठीक है, बात समझ आती है। अब हमारी जो टोटल एनर्जी बनेगी, टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दिस इज अवर टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारी, के जेड ई स्क्वायर बाय, देखो क्या लिखा था, के जेड ई स्क्वायर बाय 2r, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस की तो के जेड ई स्क्वायर बाय आर, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस में के जेड ई स्क्वायर बाय 2r, ये आ गई हमारी टोटल एनर्जी, बिल्कुल ठीक बात है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन एक चीज हमें ये समझनी है कि जो टोटल एनर्जी होती है हमारी, देखो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, के जेड स्क्वायर बाय 2r, तो ये तो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल ठीक बात है, एक फॉर्मूला ये मिल गया हमें। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी बनेगी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, बिल्कुल ठीक बात है, एक फॉर्मूला ये बन गया।
अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के जेड स्क्वायर बाय आर, तो माइनस की के, तो ये तो भाई हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई अगेन, है ना। तो टोटल एनर्जी की फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, बिल्कुल ठीक बात है ना, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। और अभी हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हमें जो एनर्जी निकालनी है वो है 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, 3-4 फॉर्मूले आ गए, इजी इजी है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, समझ आगे चलते हैं। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को एक बार समझते हैं। ठीक है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बेसिकली है क्या, लेट मी गिव सम सेकंड, है ना। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, अभी मैंने आपको बताया टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो आप मेरे को बताओ टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर, नहीं 2r सॉरी, है ना, यही है। तो टोटल एनर्जी, बात तो समझ आ गई। अब एक चीज समझो, इसमें रेडियस है, तो मुझे रेडियस की वैल्यू पुट करनी है। अब देखो मैं चाहता हूँ, जैसे मैं जानता हूँ एस, मेरा रेडियस क्या होता है, रेडियस बराबर, देखो रेडियस, अभी हमने रेडियस की वैल्यू निकाली थी, उस रेडियस वाले पेज पे जाते हैं, हमारी रेडियस की क्या वैल्यू आई थी, देखो देखो ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, है ना, बिल्कुल ठीक बात है। इसको पुट करते हैं, रेडियस की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, एम के जेड ई स्क्वायर, ये हमारी रेडियस की वैल्यू है। हमें क्या करना है, इस रेडियस की वैल्यू को उसमें पुट करना है। तो हमारी जो एनर्जी बनेगी, टोटल एनर्जी माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू में, अब हम रेडियस की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, एन स्क्वायर बाय एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये हमारी हो गई टोटल एनर्जी या फिर एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है। रिवर्स करते हैं तो आएगा क्या फॉर्मूला, माइनस का 4 पाई स्क्वायर एम के, देखो के ऊपर भी है के नीचे भी है, तो के स्क्वायर हो जाएगा, के जेड ई की पावर 4 हो जाएगी जब ये ऊपर जाएगा, है ना, बात समझ आती है। और नीचे क्या बचेगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2, और ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, कोई कमी तो नहीं है, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। हमारा फाइनली फॉर्मूला क्या आ जाएगा, -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हमारी आ गई एनर्जी का फॉर्मूला। बट अभी अगेन कांस्टेंट अलग करेंगे, कांस्टेंट अलग करने के बाद क्या होगा, देखो एनर्जी बराबर, लेट मी सेकेंड, देखो एनर्जी बराबर माइनस कांस्टेंट 2 पाई स्क्वायर, है ना, एम मास के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जेड नहीं रखना, जेड कांस्टेंट नहीं है, ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, ये है हमारा एक कांस्टेंट, है ना। और बचा क्या है, बचा है जेड बाय एन स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बात है, जेड बाय एन स्क्वायर। अब माइनस को बाहर ही रखेंगे, और इन सब वैल्यू का, इन सब की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13.6, है ना, बिल्कुल ठीक बात है, लेट मी चेक, हाँ 13.6 है। जेड एन स्क्वायर, ये हमारी आ गई एनर्जी की वैल्यू, एनर्जी का राइट फॉर्मूला, है ना, विद वैल्यू, सारे कांस्टेंट हटाने के बाद एनर्जी का फॉर्मूला आ गया -13.6 जेड बाई एन स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बात है। आगे चलते हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए समझते हैं। अगेन हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1, पहले शेल के लिए बात कर रहे हैं। देखो अब इसमें अलग अलग एनर्जी होगी, तो हाइड्रोजन को ऐसे नहीं लिखेंगे। हाइड्रोजन एटम के लिए Z की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो Z की वैल्यू 1 के लिए देखो एनर्जी पहले शेल में, एनर्जी पहले शेल में कितनी आएगी, -13.6, फॉर्मूला क्या आया था, जेड एन स्क्वायर, है ना, जेड एन स्क्वायर, जेड एन स्क्वायर। तो पहले शेल के लिए क्या करना है, -13.6, जेड की वैल्यू 1, एन स्क्वायर की वैल्यू 1, तो पहले शेल के लिए जो एनर्जी आएगी -13.6। ठीक है, सिमिलरली दूसरे शेल के लिए जो वैल्यू क्या आएगी वो आएगी, मैं बता देता हूँ, वो आएगी 3.4,
-3.4। देखो, और जो बात इसमें समझनी, ये जो एनर्जी का फॉर्मूला आया है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, है ना। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अगर E3 एनर्जी निकालना चाहते हैं तो E3 भी लिख रखी है, ये आएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। बात समझ आती है, एनर्जी समझ आ गई। अब ग्राफ खींचना है किसके बीच में, एनर्जी वर्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नंबर ऑफ शेल्स। तो एनर्जी के हिसाब से जो देखो फॉर्मूले में अकॉर्डिंग एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा ऐसा, है ना। बिल्कुल ठीक बात है, ग्राफ समझ आ गया। आगे चलते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम को समझते हैं, है ना। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम समझना क्या है, अकॉर्डिंग टू बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन के अकॉर्डिंग जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट यानी N2 टू लोअर एनर्जी स्टेट यानी N1, तो होता क्या है, जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में अपीयर्स होती है, फोटॉन्स की फॉर्म में। यानी मैंने आपको लास्ट टाइम पे क्या बताया था, दो एनर्जी का डिफरेंस किसके बराबर होता है, एच न्यू के, है ना। बिल्कुल ठीक बात है, दो एनर्जी का डिफरेंस एच न्यू के बराबर होता है। अब एक चीज समझो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, यहाँ पे देखो, ये आया था 2 पाई स्क्वायर M K Z E 4 N स्क्वायर H स्क्वायर, है ना। बिल्कुल ठीक बात है, 2 पाई स्क्वायर M K स्क्वायर Z E स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं, गिव मी सम सेकंड। बिल्कुल मैं लिख देता हूँ, देखो। तो E2 के लिए 2, देखो अगर हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो हम साफ साफ कहते हैं कि हम Z की वैल्यू 1 रख देंगे, है ना? तो 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर, देन इसके बाद E⁴, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हाँ। और अगर E2 है तो N2 का स्क्वायर और H स्क्वायर माइनस, ठीक है, एनर्जी माइनस में होती है तो यहाँ माइनस लगाना जरूरी है, ये माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और माइनस की एनर्जी लगानी है ना। 2 पाई स्क्वायर M K स्क्वायर Z स्क्वायर E⁴ डिवाइडेड बाय N1 का स्क्वायर बाय H स्क्वायर बराबर आ जाएगा H न्यू के, है ना। बात समझ आती है। करना क्या है, Z की वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सबसे पहले N1 वाली वैल्यू लिख लेते हैं, 2 पाई स्क्वायर M K स्क्वायर Z स्क्वायर, Z की वैल्यू तो पुट करनी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो E⁴ डिवाइडेड बाय N1 का स्क्वायर H स्क्वायर माइनस ऑफ 2 पाई स्क्वायर M K स्क्वायर Z स्क्वायर E⁴ अगेन N1 स्क्वायर H स्क्वायर। करना क्या है, देखो देखो यहाँ पे Z पुट करना था, को Z पुट नहीं किया, E⁴ बराबर H न्यू, है ना। बात समझ आती है। अब कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या आएगा, 2 पाई स्क्वायर M K स्क्वायर E⁴ डिवाइडेड बाय H स्क्वायर, कॉमन ये आ गया, बचा क्या, 1 बाय N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय, देखो ये N2 था, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, N2 का स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, H न्यू के, है ना। बात समझ आती है। अब करना क्या है, ये हमारा आ गया एनर्जी का फॉर्मूला। अब एक चीज हमें समझनी है, जो वेव नंबर के बारे में, वेव नंबर, वेव नंबर को V बार से दिखाते हैं, न्यू बार से, तो न्यू बार बराबर होता है 1 बाय लैम्डा के, ये बात तो आपको पता ही होगी, एक फॉर्मूला, ठीक है। और जो हमारा न्यू होता है वो C बाय लैम्डा के बराबर होता है ना। बात समझ आती है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या बना है, 2 पाई M K स्क्वायर E⁴, 2 पाई M K स्क्वायर E⁴ डिवाइडेड बाय H स्क्वायर, है ना। बात समझ आती है, H स्क्वायर इक्वल टू
1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर बराबर किसके आएगा, एच सी बाय लैम्डा। देखो हमने वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ पे न्यू की वैल्यू सी बाय लैम्डा पुट कर दी है ना। बिल्कुल ठीक बात है। अब एक काम करते हैं, सी को उधर भेज देते हैं, सी को एच के पास भेज देते हैं, तो वैल्यू क्या बनेगी, सी और एच को दोनों को भेज देते हैं, तो 1 बाय लैम्डा बराबर किसके आ जाएगा, 2 पाई एम के स्क्वायर ई की पावर 4। बिल्कुल ठीक बात है। सी एच स्क्वायर, ठीक है, सी एच स्क्वायर बचा क्या, 1 बाय एन वन का स्क्वायर माइनस 1 बाय एन टू का स्क्वायर। बहुत सही बात है। अब ये जो वैल्यू है इसको कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट है ना, रिडबर्ग कांस्टेंट। और रिडबर्ग कांस्टेंट आर की वैल्यू क्या होती है, 1.0973 इंटू में 10 की पावर 7 पर मीटर है ना, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो 1 बाय लैम्डा किसके बराबर आ गया, आर 1 बाय एन वन का स्क्वायर माइनस 1 बाय एन टू का स्क्वायर। बहुत सही बात है, फॉर्मूला बन गया हमारा एनर्जी का। एक और फॉर्मूला बनेगा, 1 बाय लैम्डा को क्या कहते हैं, वेव नंबर। तो वेव नंबर बराबर आर बराबर 1 बाय एन वन का स्क्वायर माइनस 1 बाय एन टू का स्क्वायर। ये बन गया वेव नंबर वाला फॉर्मूला हमारा।